हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 8th ऑफ फरवरी एंड 8th ऑफ फरवरी एंड 7th ऑफ फरवरी दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। दोस्तों, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मेरे अभी 2 दिन में एक वीडियो या फिर रेगुलर वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मैं बिजी चल रहा हूँ, फैमिली फंक्शन की वजह से बिजी चल रहा हूँ। जैसे ही 17th ऑफ फरवरी आएगा आपके मैं वीडियो रेगुलर कर दूंगा। इवन आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो भी रेगुलर हो जाएंगे। इसके साथ आपका जो एडिटोरियल सेक्शन जो नवंबर से बंद पड़ा हुआ है वो भी स्टार्ट कर दूंगा, और जो रिमेनिंग आपके इकोनॉमिक के लेक्चर बचे हुए हैं वो भी आपकी इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कर दूंगा। बस एक हफ्ते तक का और वेट कर लीजिए, देन आफ्टर हम रेगुलरली स्टडी करेंगे विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी गैप। क्लियर? वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, which country has signed order to withdraw from यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल? देखो क्या है दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं, व्हाट आई मीन्स 47th, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, 47th यूएसए प्रेसिडेंट। ये 47th यूएसए प्रेसिडेंट जब से बने हैं, इनके कई सारे डिसीजन हैं जो कि डिस्कशन पॉइंट है वर्ल्ड के अंदर, और कई सारे इशू है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं आपको पूरे डिसीजन क्लियर करूंगा कि कौन कौन से डिसीजन है, क्योंकि आपको क्लियर करना जरूरी है। देखो 47 पहला पॉइंट आपको याद रखना कि 47th यूएसए प्रेसिडेंट है और सेकंड टाइम बने हैं, और 4 ईयर का टेन्योर होता है। कहां पर? यूएसए में प्रेसिडेंट का 4 ईयर का टेन्योर रहता है, ये भी याद रखना। और इन्होंने 20th ऑफ जनवरी को ओथ लिया था, वी कैन से 20th ऑफ जनवरी को ये यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए थे। और एक और पॉइंट याद रखना कि इनकी ओथ सेरेमनी में हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, कौन है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर? एस जयशंकर साहब गए थे इनके ओथ सेरेमनी में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? तो पहला डिसीजन उन्होंने लिया था कि कई सारी कंट्रियों पर टैरिफ लगाया जाएगा। कौन कौन सी कंट्री के नाम दिए थे, जैसे मैं आपको बता देता हूं। एक मैक्सिको, दूसरा कनाडा, एंड थर्ड एंड मोस्ट फेवरेट कंट्री ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप इज चाइना, क्योंकि ये चाइना के पीछे हाथ धो के पड़ गए। क्लियर? और 2 कंट्री पर तो इन्होंने वी कैन से टैरिफ भी लगा दिया है, इंपोज कर दिया है। दूसरा डिसीजन इन्होंने लिया कि डब्ल्यूएचओ को मेंबर नहीं रहेगा यूएसए। इन्होंने ऑर्डर साइन कर दिया है कि डब्ल्यूएचओ वी कैन से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ये यूएसए मेंबर नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने रीजन ये दिया कि डब्ल्यूएचओ ने जब कोरोना आया था तो कोई ऐसा स्ट्रेंथन वेरा स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाया, इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाया, और फंडिंग की दिक्कत है। यूएसए ने मना कर दिया कि हम फंड नहीं करेंगे डब्ल्यूएचओ को, और डब्ल्यूएचओ के हम मेंबर नहीं रहेंगे। क्लियर? ये डिसीजन। देन आफ्टर इनका एक और डिसीजन बड़ा फेमस हुआ कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसका नाम चेंज करके कर दिया इन्होंने गल्फ ऑफ अमेरिका। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है, ये जो रॉ मटेरियल है, रिसोर्सेज हैं, ये बड़ा रिच रिसोर्स है इसमें गल्फ ऑफ मैक्सिको में, ऑयल का और अदर हम देख सकते हैं कोई भी मटेरियल, वी कैन से कई सारे मटेरियल के लिए इन्होंने बोला पूरा कंट्रोल करने के लिए गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज के गल्फ ऑफ अमेरिका किया जाएगा। क्या कर दिया इन्होंने? और एक्चुअली क्या है, नासा की सैटेलाइट में तो अब दिखाने भी लगा है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम अब गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया है। दूसरा डिसीजन, नेक्स्ट डिसीजन क्या लिया इन्होंने? जो पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस और जो मीटिंग पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हुआ था कब? 2015 में, इसको भी लीव कर दिया और बोल दिया यूएसए ने कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। हालांकि ये रिस्पॉन्सिबल है, वेस्टर्न कंट्री जितनी भी डेवलप कंट्री हैं, ये सारी कंट्रियां वी कैन से रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले इन्हीं यहां पर आया था। क्लियर? देन आफ्टर दूसरा डिसीजन इन्होंने यूनेस्को से ही बोल दिया कि यूनेस्को तुम भी निकलो साइड से। क्लियर? अब इनका एक और डिसीजन हो गया है कि यूनाइटेड
ह्यूमन काउंसिल का अब यूएसए मेंबर नहीं रहेगा। कौन नहीं रहेगा? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल का अब अमेरिका मेंबर नहीं रहेगा। अब क्या रीजन दिया इसका? इसका रीजन बोला कि फंडिंग। बट फंडिंग क्यों? फंडिंग क्या यूएसए पे कमी है कोई फंडिंग की? नहीं, रीजन ये है कि इसका कहना है यूएसए का कि जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में जो जाता है फंडिंग यूएसए से, वो उसका दुरुपयोग यूज किया जा रहा है, वी कैन से गलत यूज किया जा रहा है। तो दैट्स वाई यूएसए हैज साइंड द ऑर्डर टू विड्रॉल फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। याद रखोगे, याद रखोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते अपन आगे। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च शतावरी फॉर बेटर हेल्थ कैंपेन? देखो आप देख पा रहे होंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी एक कैंपेन स्टार्ट किया है, और शतावरी फॉर बेटर हेल्थ कैंपेन। ये क्या है शतावरी? ये मेडिसिन, इट्स अ शतावरी इज अ ट्रेडिशनल मेडिसिन। बट इसका यूज क्या है? इसका मेडिसिन का यूजेबिलिटी क्या है सर जी, ये बताइए। तो इसकी यूजेबिलिटी है फॉर द वुमेन हेल्थ, फॉर द वुमेन हेल्थ, फॉर वुमेन हेल्थ। याद रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फॉर वुमेन हेल्थ, फॉर रिप्रोडक्शन, फर्टिलिटी को एनहांस करता है। इवन हेल्थ ऑल्सो एनहांस ऑफ द वुमेन बाय शतावरी मेडिसिन। इट इज अ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। याद रखना, इट इज अ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। क्लियर दोस्तों? इट इज अ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। क्लियर? चलते बनाएंगे, सिंपल था, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये करा है कैंपेन। विच कंट्री डिसाइडेड टू लॉन्च चैंग-ई 7 इन 2026? ये कंट्री के बारे में क्या बोलूं, ये मुझे लग रहा है कि कुछ 1 या 2 साल में ये कंट्री ढूंढ ही लेगी कि दूसरा प्लेनेट पे कहां पर रहना है। क्लियर? तो क्या है कि वो चाइना जो कंट्री है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल करंट अफेयर में बताया था कि चैंग-ई 5 के बारे में। चैंग-ई 5, चैंग-ई 5 क्या था? देखो, चाइना का ये लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था। क्या था? लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन, लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है ये। क्लियर? और जैसे ही इसका मेन मोटिव क्या था चैंग-ई 5 का, ये क्या है, साउथ पोल से, जो कि मून का साउथ पोल है, वहां से सॉइल कलेक्ट करके, सॉइल को कलेक्ट करके अर्थ पर लाया था। और कहां पर गिरा था? मैंने ये भी बताया था, मंगोलिया में। मंगोलिया, याद रखना, मंगोलिया। अब चाइना ज्यादा ही एडवांस हो रही है, चैंग-ई 7 को भी 2006 में लॉन्च कर देगी। 2026 में, सॉरी 6 नहीं, 2026 में इसको लॉन्च कर देगी। बट इसका मेन मोटिव क्या होगा? इसका सर्च करना वाटर आइज इन मून। वाटर आइज इन मून बोला जाता है कि वाटर इज अवेलेबल इन द साउथ पोल ऑफ द मून। और साउथ पोल का है डार्क एरिया ऑफ द मून। याद रखोगे, डार्क एरिया ऑफ द मून, 41% ऑफ द पार्ट ऑफ द मून इज इन डार्क एरिया और द आउटसाइड एरिया। समझोगे? अब क्वेश्चन बनता है कि इंडिया क्या कर रही है? इंडिया कुछ नहीं कर रही लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए। देखो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था लूपेक्स के बारे में। एक लूपेक्स मिशन वी कैन से इंडिया स्टार्ट करने वाली है। इसका फुल फॉर्म भी बताया था मैंने, लूनर, वी कैन से लूनर एक्सप्लोरेशन। क्लियर? और ये इंडिया, इसरो और जाक्सा, जाक्सा किसकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है? जापान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों का कोलैबोरेशन है लूपेक्स। याद रखना, ये लूपेक्स किसका कोलैबोरेशन है? जापान और इंडिया का, इसरो का। याद रखना, इसमें क्या है? इसमें ये वही है जो चैंग-ई 5 में था। इंडिया पीछे है। चैंग-ई 5 में जो किया गया कि सॉइल को कलेक्ट करके अर्थ पर लाया गया, ऐसे ही लूपेक्स मिशन का मेन मोटिव यही है कि वाटर खोजना और ये पॉसिबिलिटी खोजना कि मून पे लाइफ पॉसिबल है कि नहीं है। क्लियर? मेरी बात को समझे आप? तो ये क्या है, चैंग-ई 7 2026 में चाइना लॉन्च करेगी, और इसका मेन मोटिव होगा कि वाटर आइस को फाइंड आउट करना इन द साउथ पोल ऑफ द चाइना, वो साउथ पोल ऑफ द मून। क्लियर?
एंड देन आफ्टर इसका दूसरा मोटिव क्या होगा कि सॉइल की सर्चिंग करना और ये पता करना कि ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है मून के ऊपर कि नहीं है। अगर पता चल जाएगा तो लोग बाग जो वर्ल्ड के लोग हैं वो बड़े खतरनाक हैं, वो मून पर भी पहुंच जाएंगे रहने के लिए। क्लियर, चलते हैं बनाएंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च कैनबीज फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट। कैनबीज सर क्या गंजड़िया बना रहे हैं क्या? देखो क्या होता है, गांजा जो आप जानते हो ये ड्रग्स एक तरह से नशा करने का। कैनबीज क्या है कि अब आपके मन में क्वेश्चन पढ़ के आपके डाउट आ रहा होगा कि सर क्या ये कोई स्टेट गंजड़ी बनाना चाह रही है क्या स्टेट को? नहीं, इसके यूजेबिलिटी बहुत है। कैनबीज का यूजेबिलिटी किस में है? मेडिसिन में, मेडिसिन, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर, इसमें इसकी यूजेबिलिटी बहुत है। क्लियर, कैनबीज का। और इसी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश ने स्टेट ने एक कैनबीज फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। याद रखना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, क्योंकि कैनबीज का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है इन मेडिसिन, इन इंडस्ट्रियल और दी एग्रीकल्चर सेक्टर। क्लियर, चलते बनाएंगे, सिंपल था। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैज इनॉग्रेटेड नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड से इन विच सिटी ऑफ इंडिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया आप जानते हो कौन है? ये 2 मिनिस्ट्री संभाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये यूनियन में 2 मिनिस्ट्री संभाले हैं। कौन कौन सी? एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट रीजन। क्लियर, तो नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ज्योतिरादित्य सिंधिया की। क्लियर, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। याद रखोगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और आपके मन में डाउट आएगा क्योंकि ये क्या है, क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। तो आपको लगेगा कि नॉर्थ ईस्ट की जो इन्वेस्टमेंट जो भी है आपका रोड शो हो रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में ही मतलब किसी सिटी में हो रहा होगा। नहीं, ये चेन्नई में किया गया है। चेन्नई में, कहां पर? चेन्नई में। अब क्यों ऐसा, ये कर क्यों रहा है रोड शो? इसका मेन रीजन क्या है? रोड शो है, हाँ बिल्कुल रोड शो है। तो इसका मेन रीजन ये है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट तो बताऊंगा नहीं इंडिया का नॉर्थ ईस्ट की, आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये मैं आपको स्टेट गिनाऊं, सिक्किम नहीं, ये तो बच्चा को पता है। तो आप भी समझ जाइए कि नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए ये रोड शो करा गया चेन्नई के अंदर। और इसकी डेट थी कब? 5 फरवरी को। क्लियर, और 1:30 बजे से चालू हुआ ये। क्लियर, डेट भी दी हुई है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का फोटो भी लगा है। क्लियर, चलते बनाएंगे, सिंपल था। Who has been appointed as a acting chairman of GSMA board? देखो GSMA क्या है? ये क्या है? एक ग्लोबल बॉडी है, ग्लोबल बॉडी। और रिप्रेजेंट किसको करती है? इट रिप्रेजेंट 1100, वी कैन से 1100, वी कैन से कंपनी, 1100 कंपनीज इन टेलीकॉम सेक्टर। तो डेफिनेटली टेलीकॉम से रिलेटेड जो भी कंपनी के वाइस चेयरमैन होंगे या एमडी होंगे, वही इसके जीएसएम ग्लोबल बॉडी के चेयरमैन बने हैं। क्लियर, और ये अपना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे इंडिया से बने हैं। और इनका नाम है दोस्तों मेरे गोपाल बिट्टल। क्या है? गोपाल बिट्टल। और गोपाल बिट्टल अभी क्या है? ये एक्टिंग चेयरमैन बने हैं, प्रॉपर इनको चेयरमैन नहीं बनाया, कुछ समय के लिए एक्टिंग चेयरमैन है। क्लियर, देन आफ्टर हो ही जाते हैं। क्लियर, उसे कर देंगे अपॉइंटमेंट, क्योंकि ये अभी वाइस चेयरमैन एंड एमडी ऑफ भारती एयरटेल, इसके जो वाइस चेयरमैन और एमडी हैं भारती एयरटेल के। एयरटेल की सिम आप कई लोग यूज कर रहे होंगे, नहीं यूज कर रहे, कई सारे स्विच हो गए किस पर? जियो पर। बट क्लियर है, क्लियर, जो भी एयरटेल, भारती एयरटेल, तो भी वो अच्छी, एयरटेल का इंटरनेट बड़ा अच्छा है। क्लियर, तो एयरटेल, भारती एयरटेल सिम भी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा सिम नहीं है गलत, जो यूज़ कर रहा है उसके लिए वो बड़ी अच्छी है। क्लियर, तो ये है गोपाल बिट्टल जी, ये बन गए हैं अभी एक्टिंग चेयरमैन ऑफ जीएसएमए बोर्ड के। जीएसएमए बोर्ड मैंने आपको बता दिया। द गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ फोर्ट विलियम टू व्हाट?
फोर्ट विलियम का नाम चेंज कर दिया। फोर्ट विलियम कहां पर है? यह कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। कब बनाया था? 1781 में। कब बनाया था? 1781 में। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का मिलिट्री बेस था। क्या था? मिलिट्री बेस था। किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और दैट वाज बिल्ड बाय इन 1781 बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्लियर? याद रखोगे। और ये किसके नाम पर? क्योंकि उस टाइम किंग थे विलियम थर्ड। विलियम थर्ड। क्लियर? अब इसका नाम चेंज कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने और इसका नाम रख दिया है विजय दुर्ग। क्या नाम रख दिया है? विजय दुर्ग। अब ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इंडिया, आप जानते हो, इंडिया एक पीसफुल कंट्री है और वो हमेशा कहती है डी कलोनाइजेशन। याद रखना, दैट इज अ मेन मोटिव। और इसको भी मिलिट्री बेस फोर्ट विलियम हेरिटेज साइट है। याद रखना, क्योंकि ब्रिटिश तो छोड़ के चली गई, अब इसको उठा के तो लेगी नहीं जाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट लंदन में। क्लियर? तो हमारे लिए हेरिटेज साइट बन गई क्योंकि 1781 में बना था बाय नेम ऑफ और आफ्टर द नेम ऑफ विलियम थर्ड किंग ऑफ इंग्लैंड। याद रखना, इसका विजय दुर्ग। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च वाटर शेड यात्रा? देखो, वाटर शेड यात्रा याद रखना हमें। वाटर शेड यात्रा किसने स्टार्ट करी है? तो वाटर शेड यात्रा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और ये कौन है? ये फॉर्मर सीएम ऑफ मध्य प्रदेश और हाईएस्ट, मतलब इनका मध्य प्रदेश में अभी तक का सबसे ज्यादा टेन्योर रहा है सीएम का। याद रखना, अभी तक के सबसे ज्यादा सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान। और शिवराज सिंह चौहान को बुला लिया कहां पर? यूनियन में, और इनको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दे दी। क्लियर? और इन्होंने अभी स्टार्ट किया है एक वाटर शेड यात्रा। अब वाटर शेड यात्रा क्यों है? तो देखो, वाटर से रिलेटेड है तो डेफिनेटली इट इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर and proper usability of the water, enhancing the irrigation that enhance the productivity of agriculture। क्योंकि जब तक किसी भी खेती को पानी नहीं मिलेगा तब तक वो उपजाऊ नहीं होगी। याद रखना, तो क्या है कि सबको इरिगेशन फैसिलिटी मिल सके और उनकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ द वाटर शेड यात्रा। याद रखना, शिवराज सिंह चौहान। विच कंट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट हैज स्टार्टेड क्लिनिकल ट्रायल फॉर इबोला वायरस? देखो, इबोला वायरस आपको मालूम है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बड़ा फैला था। वीकेंड से रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सबसे पहले केस मिले थे इसके। और ये वायरस वीकेंड से हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसफर हो रहा था। क्लियर? एक दूसरे से कम्युनिकेबल डिसीज था। क्लियर? कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है? जो डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है, दैट इज कॉल्ड अ कम्युनिकेबल डिसीज। क्लियर? तो एबोला वायरस से बचने के लिए अब एक अफ्रीकन कंट्री ने WHO को संग मिलके इसकी वैक्सीन बना दी है। और बना नहीं दिया, अब इसका क्लिनिकल ट्रायल होगा, देन आफ्टर इसको अप्रूवल मिलेगा कि हाँ, इस वैक्सीन का यूजेबिलिटी आप कर सकते हो। तो वो कंट्री है उगांडा। कौन सी? उगांडा। देखो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी कंट्रियां हैं, हालांकि मैं बोलता हूं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बड़ी गरीब कंट्रियां हैं, बट अच्छा काम कर रही हैं। वीकेंड से इबोला वायरस की वैक्सीन बना दी और इसका क्लिनिकल ट्रायल भी होगा। WHO के साथ मिलकर उगांडा ने इबोला वायरस की वैक्सीन बना दी। तो याद रखना, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम 2.2? देखो, नेशनल यूथ पार्लियामेंट, अब ये क्या होता है? यूथ माने यंग जनरेशन। अब यंग जनरेशन को पार्लियामेंट की प्रोसेस नहीं पता चलेगा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज टॉलरेंस। टॉलरेंस वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉलरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर आपके अंदर टॉलरेंस नहीं होगा तो नॉन वायलेंस और वायलेंस की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। क्लियर? लड़ाई हो सकती है। तो टॉलरेट करना सबसे बड़ा रीजन है। क्योंकि हाँ, पार्लियामेंट में आप देखते हो किस तरह से बहस होती है। कई झूठे ब्लेम लगाते हैं कई लोगों पर, कई मिनिस्टर पर झूठे ब्लेम या सच भी ब्लेम लगाते हैं। जो गलत होते हैं मिनिस्टर, तो उनके ऊपर अगर सच भी बोलोगे, गलत आदमी को उसकी गलती भी बताओगे तो उसको बुरा लगता है। तो हमेशा याद रखना, किसी भी पर्सन को उसकी गलती मत गिनाओ। गलती तभी गिनाओ जब वो आपकी सुन रहा हो। तो क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर ने अभी नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम 2.0 स्टार्ट किया है। और इसका मेन मोटिव क्या है? टू एनहांस द
अवेयरनेस ऑफ पार्लियामेंट प्रोसेस, पार्लियामेंट प्रोसेस को एनहांस करना, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, और सबसे मेन पॉइंट टॉलरेंस। अगर ये नहीं होगा तो आप कभी भी नेता नहीं बन सकते, क्योंकि नेताओं को सबसे ज़्यादा गाली मिलती है जो पब्लिक है, क्योंकि वो वोट देती है और सबसे ज़्यादा गाली भी वो देती है। अगर आप काम नहीं करेगा कोई नेता तो क्या है कि नेताओं के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, वो टॉलरेट जरूर कर लेते हैं, हंस के रह जाएंगे, बिल्कुल ये उनकी क्वालिटी है। नेता बनना है तो टॉलरेशन सीखना है, आपको टॉलरेट करना सीखना है। नेता बनना है तो गाली वगैरह है बकने दो, क्लियर, मुझे अपने काम करना है, क्लियर। तो ये है सारी क्वालिटी ये स्कीम का। विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस, ये भी टॉलरेंस आ गया, फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटेशन। देखो आप जानते हो जीन सिक्वेंसिंग क्या है, जीन सिक्वेंसिंग। जब जीन के सिक्वेंसिंग बिगड़ जाती है तो कई सारी डिसीज, जेनेटिकल डिसीज होती हैं। तो इसी को वी कैन से अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जेनेटल म्यूटेशन जो फीमेल में हो रहा है उसको जीरो टॉलरेंस करने के लिए ये डे से ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 6 फरवरी। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आपको जाने नहीं देंगे जब तक आप थीम नहीं बताओगे 2025 की। तो इस बार थीम थी स्टेप अप पेस स्ट्रेंथन, स्टेप अप पेस स्ट्रेंथन वी कैन से अलायंस एंड बिल्डिंग मूवमेंट टू एंड FGM मीन्स फीमेल जेनिटल म्यूटेशन। याद रखोगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। 6 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। तो इसी के साथ ये दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू आपको कंप्लीट होते हैं। बट टॉलरेट करो आप भी, कुछ एक हफ्ते तक आप टॉलरेट करो, फिर आपके लिए ये चैनल पूरा अपग्रेड कर दिया जाएगा। इसके आपके एडिटोरियल भी स्टार्ट हो जाएंगे, न्यूज़पेपर एनालिसिस भी स्टार्ट कर दूंगा। एमसीक्यू वीडियो तो अभी आपके चल ही रहे हैं, पर अभी क्या है रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज के कारण, क्योंकि मेरा फैमिली फंक्शन और कुछ और भी काम है। तो इस वजह से 16 फेब तक मैं बिजी हूँ, क्लियर। 16 फेब के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, देन आफ्टर आपके लिए पूरा अपग्रेड कर दूंगा। आपकी तैयारी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, दैट्स माय गारंटी। तो मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए, कल शायद संडे है, संडे को मैं नहीं आता है मेरा वीडियो, अब सीधे हम मंडे को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।